यार नेपाल की सरकार गिर जाएगी। मैंने बोला था सर कि आपको मेरे शब्द याद रहेंगे मैं क्या बोलकर गया हूं। तो यकीनन मुझे लगा था कि नेपाल की सरकार महीने भर में गिरनी चाहिए। तो मुझे अचंभा इस बात का है कि क्यों 8 महीने लग गए। मैंने अपने लोगों से बात करी, ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि सर मैं सरकार गिराना चाहता हूं। एक्चुअली क्या, अगर नेपाल को आप देखो, मैं आपको रीजन बताता हूं सरकार क्यों गिरी है या दुनिया में कोई भी सरकार क्यों गिरती है। सर मैंने एक ट्विटर पे क्लिप देखा, वो आपका इंटरव्यू था, उसमें आप कह रहे हैं कि आज से 10 दिन 15 दिन 20-25 दिन बाद नेपाल में सरकार बदलने वाली है, आप देख लेना। आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता लगा और ये इंटरव्यू है कब का? सर एक्चुअली ये टाइम्स नाउ, वो सॉरी अपने नव भारत टाइम्स में मेरा एक इंटरव्यू था। तो ये आई थिंक दिसंबर का इंटरव्यू लास्ट ईयर सर। और एक्चुअली क्या है सर कि बहुत सारे लोगों ने इसको बोला 10 दिन पुराना दिन। तो मैंने कल एक इंस्टा में एक रील भी डाली थी रात के टाइम में यार कि 8 महीने पहले का एक इंटरव्यू है जहां पर मैंने कहा था कि नेपाल की गवर्नमेंट बहुत जल्दी गिर जाएगी और आपको मेरे वर्ड्स याद रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि अगर 10 दिन 15 दिन किसी देश की सरकार है सर, किसी का मतलब कोई घर नहीं है कि घर टूट जाएगा 10 दिन 15 दिन के अंदर। किसी देश की सरकार को कोलैप्स होने में, खत्म होने में सालों लग जाते हैं। तो फिर भी नेपाल की सरकार आपने देखा होगा महज 8 महीने में गिरी। तो क्या ऐसे गिरी है सर, पूरी पूरी दुनिया ने देखा कि नेपाल के अंदर क्या हश्र हुआ है। एक सरकार गिरना अलग होता है कि यार अपोजिशन या उन्होंने अपने एमपीज को अलग ले लिया और सरकार गिर गया। यहां सरकार के पीएम से लेकर मंत्रियों को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी है सर नेपाल के अंदर। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ये काफी मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था ये जो वीडियो क्लिप है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने कहा 20-25 दिन तो 20-25 दिन में, ये कोई पिज्जा डिलीवरी तो है नहीं कि आधे घंटे में हो जाएगा। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने किस बेसिस पे ये क्लेम किया, क्योंकि ये इतना पब्लिक में आके ऐसा बोलना, सर अगर आई एम श्योर आपने कुछ स्टडी किया होगा, कुछ लोगों से बात की होगी। सर एक्चुअली देखिए सर, क्या है, आपको सबसे पहले ग्राउंड समझना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी देश को समझना है तो आपको धरातल बहुत समझना पड़ेगा सर। तो नेपाल के अंदर बहुत वर्क किया है, मेरा मतलब लाइफ बहुत नेपाल के अंदर बीता है। बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी हमारे लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और नेपाल का रिश्ता बहुत अच्छा रहे। तो वो अगर आपने बोला हो सर, मैंने ऐसा नहीं बोला अगर आपने देखा कि यार नेपाल की सरकार गिर जाएगी। मैंने बोला था सर कि आपको मेरे शब्द याद रहेंगे मैं क्या बोलकर गया हूं। तो यकीनन मुझे लगा था कि नेपाल की सरकार महीने भर में गिरनी चाहिए। तो मुझे अचंभा इस बात का है कि क्यों 8 महीने लग गए। मैंने अपने लोगों से बात करी, ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि सर मैं सरकार गिराना चाहता हूं। एक्चुअली क्या, अगर नेपाल को आप देखो, मैं आपको रीजन बताता हूं सरकार क्यों गिरी है या दुनिया में कोई भी सरकार क्यों गिरती है। सर देखो, मैं बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल एनालाइज नहीं हूं, लेकिन धरातल पर काम किया है तो चीजें समझ में आती हैं। किसी भी देश के अंदर कोई भी सरकार बनती है, कोई भी सेंटर में गवर्नमेंट बनती है, एक एमपी है सर, ये आज सबको पता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है। ये सबको पता है सर कि बिना पैसे खर्च करे किसी भी देश में कोई भी आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेगा। और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला काम क्या होता है, ये हर पार्लियामेंट अपने ऊपर ना ले। जिनको लगता है कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं तो वो इस चीज को दूर रखें। होता क्या है कि सबसे पहले 20-25-30 करोड़ जो भी उसने पैसे खर्च करते हैं वो उसको रिकवर करता है सर, क्योंकि उसको अगला इलेक्शन भी लड़ना है। नेपाल के अंदर भी, नेपाल में सिचुएशन ये नहीं हुई सर। नेपाल में ओली गवर्नमेंट की सरकार आई तो उन्होंने ये नहीं बोला यार कि हमारा इलेक्शन में जो पैसा खर्च हुआ है हम उसको रिकवर करें। वो अपनी जनता को भूल गए सर। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने की सोची, जहां से आ रहा है पैसा कमाना है। उनको मतलब नहीं है कि नेपाल में जनता भी है, वो लोग भी है जिन्होंने उन्हें सरकार में बैठा है। केपी ओली गवर्नमेंट ने क्या किया सर, जितना पैसा हो सके चाइना से फंड लेना शुरू कर दिया। चाहे वो बीआरआई प्रोजेक्ट के ऊपर लेना शुरू किया, चाहे उन्होंने बुद्धा एयरपोर्ट बनाने शुरू करे, चाहे उन्होंने पूरे नेपाल को चाइना बनाना शुरू कर दिया सर केपी ओली गवर्नमेंट ने। वहां की जनता को नजर आ रहा है, पब्लिक को नजर आ रहा है, धीरे धीरे करप्शन के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा बढ़ रहा है सर। मैं आपको यह बताऊं कि उनके होम मिनिस्टर, डिप्टी पीएम पिछले 2 साल से जेल के अंदर बंद थे सर। क्यों थे? वीजा कांड के अंदर। शायद पूरी दुनिया को नहीं पता चल रहा होगा कि यार नेपाल के डिप्टी पीएम 2 साल से जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। लेकिन करप्शन यही नहीं रुका सर, फिर भी करप्शन लगातार चल रहा है। आप धरातल पर जाकर देखो, लोगों का गुस्सा पिछले 1 साल से इतना ज्यादा गुस्सा था लोगों के अंदर। अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा हो विकी, तो उसमें एक चीज और मेंशन है, मैं आपको बताऊं सर कि वहां के उस स्टेटमेंट के बाद, जब मेरा स्टेटमेंट आया था नव भारत टाइम्स के अंदर, तो उसके 2 दिन के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग बैठाई थी सर, इमरजेंसी, कि हमारी गवर्नमेंट सेफ है। सर एक नॉर्मल आदमी, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूं किसी देश का, मैं कोई गवर्नमेंट को अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं सर,
ठीक है, मैं गवर्नमेंट की नौकरी या गवर्नमेंट के लिए जब भी मैंने काम किया मैं छोड़ चुका हूं, लेकिन धरातल पर आज भी हमारे लोग हैं। आपको मेरे एक स्टेटमेंट से इतनी दिक्कत हो गई नेपाल गवर्नमेंट को, तो नेपाल गवर्नमेंट को मेरे स्टेटमेंट से दिक्कत नहीं हुई थी सर, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। नहीं तो नेपाल मुझे ये बताइए, मैं आपकी बात समझ गया कि लोगों में गुस्सा था और ये कोई ओवरनाइट नहीं था और लोग अनहैप्पी थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, करप्शन था जैसा आप कह रहे हैं। लकी भाई, मुझे ये आपसे समझना है कि आपको ये जानकारी मिली कैसे? क्योंकि अब देखिए, कोई भी सरकार, अगर आप अपने आसपास भी पूछेंगे कि आप अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से खुश हैं, वो बोलेंगे नहीं मेरा काम नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ, या थोड़ा करप्ट है। ये तो एक जनरल सेंटिमेंट रहता ही है। ये आपको, आपने जैसे कहा कि मैंने अपने लोगों से बात की, कौन है ये अपने लोग? जनरल ये जो अभी बोल रहे हैं कि जेन जी प्रोटेस्ट है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है ये जेन जी? सर नहीं, एक्चुअली जेन जी क्या है सर, इस टाइम चलो युवाओं का हम बोलते हैं कि इस टाइम नेपाल के अंदर भी 60% युवा हैं, लेकिन जेन जी ने अगर एक विद्रोह किया सर, ऐसा नहीं है कि जेन जी ने सिर्फ 36 घंटे के अंदर नेपाल की गवर्नमेंट गिरा दी। आज जगह जगह पर वायरल चल रहा है कि यार जेन जी ने सरकार गिरा दी। कोई तो इसके पीछे होंगे ना सर, कोई तो उनके सपोर्ट में होंगे, कोई तो थे जो उन जंजियों को आगे लेकर आए। मैं उस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा कि कौन इनके पीछे थे सर, फिर उस पर एक और बड़ा हो जाएगा कि कौन सा देश, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं। नहीं करना शुरू किया। लक्की भाई, आपसे बात ही इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप वो जेन जी के पीछे कौन है, वो जेन जी तो नजर आ रही है सड़कों पे रील बनाते हुए, वो हाथ में वो बैनर है, स्लोगन है, इनके पीछे कौन थे? बिल्कुल सर, आप अभी केपी ओली सरकार थी, उसका झुकाव किसकी तरफ था सर? चलो मैं कहता हूं कि उनका पूरा का पूरा झुकाव चाइना की तरफ था। मैं तो ये बोलता हूं आपके चैनल में सर, वो गवर्नमेंट चाइना की थी सर, वो नेपाल की गवर्नमेंट नहीं थी, वो चाइना की गवर्नमेंट थी। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट को कौन गिराना चाहता है सर दुनिया के अंदर? कोई तो एक पावरफुल वेस्ट में बैठा हुआ देश है जो नहीं चाहता था सरकार गिरे, ये सरकार रहे नेपाल के अंदर, है ना सर? बोलिए, तो खुल के बोलिए आप, उन्हीं देशों ने वेस्ट में बैठा लकी जी, आप देश खुल के बोलिए, ये कौन है? आप क्या अमेरिका की बात कर रहे हैं? सर देखिए, सर देखिए, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है सर, जितना मैंने ग्राउंड में रिसर्च किया है, जितने मेरे लोग नेपाल के अंदर हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और कई सालों से जुड़े हुए हैं, जो आज भी हिंदुस्तान के साथ चाहते हैं कि अच्छी दोस्ती रहे क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क है, वो उन्होंने आज भी बोल रहे हैं कि लक्की भाई आज जो नेपाल में जो सरकार बनेगी वो यूएस सरकार बनेगी सर। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आज शायद 3 बजे के बाद जो सुशीला कार्की जो भी वहां की अग्रणी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं, तो लोगों का कहना है, मेरे लोगों का कहना है जो नेपाल में बैठे हुए हैं, कि ये जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं ये नेपाल, अब इनका झुकाव अमेरिका की तरफ है। तो कहीं ना कहीं से इन जंजियों को जो भी आगे लेकर आए या जिन्होंने इनका सहारा लिया, मैं बोलता हूं कि यूएस, आप सीआईए ने इस दुनिया के अंदर टोटल सर 60 से ज्यादा देशों की सरकार गिराई है सर, अकेले सीआईए ने। आप हिसाब लगाइए ना सर, पहले अपना क्या कहते हैं, श्रीलंका खत्म हुआ, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश खत्म हुआ, बांग्लादेश के बाद नेपाल, पाकिस्तान तो पहले ही खत्म हो चुका है सर। 200 रुपए केजी आटा ले रहे हैं वहां पर लोग। तो कहीं ना कहीं इन जंजियों के पीछे भी क्या थी, सीआईए का 100% हाथ है सर। अगर आप मुझसे प्रूफ मांगोगे तो शायद मैं आपको कुछ एविडेंस भी दे दूंगा जिससे भूचाल आ जाएगा सर। आज आप भूचाल ले आओ लक्की भाई, आप भूचाल ले आओ, आप बता दो क्या है सीआईए पे इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हैं आप बोल दीजिए आज। सर नेपाल के अंदर मैं आपको बताऊं, मुझे बोला गया, मुझे 6 महीने पहले मेरे एक सोर्स ने बोला कि लक्की भाई अगर तुम नेपाल के अंदर आओगे तो महज 15 मिनट के अंदर तुम्हें उठा लिया जाएगा। नेपाल में आपको पता है सर आज आईएसआई कितना पावरफुल है इस टाइम। आईएसआई, आप बोलोगे यार पाकिस्तान देश खत्म हो चुका है, लेकिन आईएसआई इतना पावरफुल कैसे है? क्योंकि आईएसआई टोटल सीआईए के इशारे में काम करता है सर। आईएसआई को जितना भी एड फंडिंग मिलता है, जितना भी फंड मिलता है पाकिस्तान आर्मी को, टोटल कौन देता है? अमेरिका देता है सर। आप देख सकते हैं 2 बारी अमेरिका का दौरा कर लिया आसिम मुनीर ने। आज आप हिंदुस्तान के लोगों से पूछो कि यार अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है, चाइना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है, मैं तो ये बोलूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम नहीं पता, लेकिन आसिम मुनीर का नाम आज पूरी दुनिया जान रही है सर। क्यों? ये सोचने वाली बात है ना, एक छोटे से देश के मतलब जनरल या फील्ड मार्शल का नाम दुनिया जान रही है। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बहुत हावी है आईएसआई। आईएसआई सिर्फ फ्रंट में है, सीआईए कभी फ्रंट में नहीं आता सर। सीआईए हमेशा बैक गेम खेलता है, बैक फुट से गेम। आप सिर्फ यही उदाहरण नहीं देख सकते हैं सर, आप यूएसएसआर का उदाहरण देख सकते हैं। जो मुजाहिदीन पूरी दुनिया के अंदर आए उनको किसने ट्रेंड किया? उसने ट्रेंड किया आईएसआई ने, लेकिन आईएसआई के पीछे था कौन? सीआईए था सर।
सेम नेपाल के अंदर जो गवर्नमेंट गिराई है डायरेक्ट तरीके से, हाथ किसका? आईएसआई, उसके पीछे इनडायरेक्ट तरीके से पीछे कौन सा? सीआईए। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें केपी ओली की गलती नहीं थी सर, 100 की 100% गलती प्रेजेंट गवर्नमेंट की थी, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट को गिराने के पीछे ये एजेंसी तो, इन्होंने सारा तो किसका लिया? लकी भाई आप ये कह रहे हैं कि देखिए पहले नेपाल में में अभी कुछ दिन पहले तक चाइना की गवर्नमेंट थी और अब नेपाल में अमेरिकन कंट्रोल्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट है, क्या ये बोलना सही होगा? सर पाकिस्तान नहीं कहेंगे हम लोग, पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है सर, एक प्यादा है। पाकिस्तान खत्म हो चुका है, पाकिस्तान सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। पाकिस्तान अपनी खुद के देश की सरकार को नहीं बचा पा रहा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो नेपाल को कंट्रोल करेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आईएसआई जो काम करता है वो सीआई के इशारे में काम करता है। मेरी बात समझ रहे हैं सर? ग्राउंड पर जो भी वर्क करेगा वो आईएसआई वर्क करेगा, लेकिन पूरा का पूरा मास्टर प्लान किसका होगा? सीआईए का मास्टर प्लान होगा सर, हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ सर। अगर मैं ये कहूं तो कंट्रोल होगा सर किसका? सीआईए का। सिर्फ आईएसआई एक मोहरा है फ्रंट पर जो काम करता है सर। आप एक शोरूम के मालिक की तरह देख सकते हैं कि एक शोरूम का मालिक अमेरिका है, वर्कर्स कौन है सर उसमें? आईएसआई के लोग। जी, तो लकी भाई मुझे एक बात बताइए, जो जेनजी प्रोटेस्ट जो था और जिसको अब तो उनकी भी पब्लिसिटी इतनी हो गई है, सब जगह बात कर रहे हैं, नेपाल, इंडिया एंड बियॉन्ड वर्ल्ड में ही बात हो रही है कि देखिए जेनजी प्रोटेस्ट ने एक तरह से रेवोल्यूशन कर दिया। आप कह रहे हैं कि कोई जेनजी नहीं था, जेनजी एक मोहरा था, सामने युवा लोगों को भटकाया गया, मिसलीड किया गया, क्योंकि इतना मोबिलाइजेशन, इस स्केल पे मोबिलाइजेशन की इतने हजारों लोग आ जाएं और वायलेंस हो जाए और पार्लियामेंट में घुस के पार्लियामेंट आग लगा दें, तो ये तो एक डेंजरस मॉडल है। और अगर इंडिया के बगल में हो रहा है तो इससे हमें क्या सबक लेना चाहिए? हाँ सर देखो, हमारे 24 बॉर्डर ओपन है नेपाल के साथ, हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है सर, क्योंकि आज भी हमारे लोग नेपाल के अंदर जाते हैं, नेपाल के लोग हमारे आते हैं, हमारे को कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि नेपाली इंसान गलत है, नेपाली इंसान आज भी अच्छा है, आज भी हमारे देश में गोरखा राइफल है सर, लेकिन दिक्कत क्या है? उनकी आड़ में हजारों आज आईएसआई के लोग, एमडब्ल्यूएस के लोग इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं। आपने कई न्यूज़ में सुना होगा सर कि चाइनीज एजेंट पकड़े गए, बॉर्डर के अंदर आईएसआई के लोग पकड़े गए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं सीआईए का नाम ले रहा हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में हसीना गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया था कि हसीना गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 बच्चों को शूट आउट करवा दिया। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि जब बाद में इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन बच्चों की बॉडी से जो बुलेट मिली थी ना सर, जो 100 बच्चों की बॉडी से बुलेट मिली थी, उनकी बॉडी से जो बुलेट मिली थी उसका साइज था 7.62 mm इंटू 39 mm, यानी कि जो ये गोली का जो साइज है, ये गोली AK-47 AKM जैसे हथियारों के अंदर डलती है सर। बांग्लादेश पुलिस फोर्स के पास वो हथियार ही नहीं है। तो मैं आपको यह कहूंगा कि जब बच्चों ने बांग्लादेश में एक साथ प्रोटेस्ट किया था, सेम जनजी ने, इनके ऊपर जो फायरिंग करी गई थी वो पुलिस की आड़ में आईएसआई ने फायरिंग करवाई थी सर। आप समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया को, पूरी बांग्लादेश को लगा कि हसीना गवर्नमेंट ने फायर करवा दिया, पुलिस ने फायर कर दिया। एक्चुअल में फायर किसने करवाया? आईएसआई ने करवाया, क्योंकि उन पुलिस की आड़ में बहुत सारे आईएसआई के लोग थे जिनके पास आधुनिक हथियार थे। तो मैं आपको साफ कह रहा हूं कि नेपाल के अंदर जो हिंसा हुई है, अब आप समझ गए होंगे कि इस हिंसा को सीआईए ने तो कैसे बढ़वाया, कैसे आईएसआई ने उन लोगों को फ्रंट में लिया। जब एक ही दिन के अंदर 19 बच्चे मारे गए तो कैसे पूरी प्रॉपर्टीज को, पूरे नेपाल को फूंक दिया सर। एक बात बताइए लकी भाई, आप जब इतना अपने सोशल मीडिया पे और टीवी पे यहां वहां जब बोलते हैं इतने खुल के, तो आपको डर नहीं लगता? आपको फोन कॉल्स नहीं आते? आपको ऐसा कभी डराया धमकाया नहीं किया? करता हूं सर मेरा मेल सर मेरा मेल भर चुका है सर, क्योंकि मैं देखो इंस्टा के मैसेज तो देखता नहीं हूं सर। इंस्टा में तो एक दिन के अंदर हजारों 10,000 मैसेज आते होंगे सर, तो उनको देखना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको यह भी बोलूं कि जिस चीज के लिए मैंने मेल रखा हुआ है कि यार कोई भी लोग हो सकता है यार कि मैं आपसे जुड़ा हूं, मेरा मेल भर चुका है धमकियों से। लेकिन क्या करेंगे सर, अगर आप मेरा पूरा सोशल मीडिया देखो, चाहे मेरा इंस्टा देखो सर, मेरा एफबी देखो, मैं बात एक ही करता हूं कि यार आप सिर्फ हिंदुस्तान की बात करो सर, हमारे देश के अंदर आप देश की बात करो, आप इससे सबक लो। आप ये मत देखो कि हमारे पड़ोस में क्या हुआ है, हमारे पड़ोस में क्या हुआ और वो देश क्या भुगत रहा है। नहीं, मैंने आपसे पड़ोस में क्या हुआ है वो इसीलिए पूछा लकी भाई, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जिसको हम एक इकोसिस्टम बोलते हैं, वो इकोसिस्टम अब ये कह रहा है या इंडिकेट कर रहा है कि देखिए वहां हुआ, अब इंडिया में होगा, संभल जाओ। तो उनसे क्या कहेंगे आप?
सर क्यों होगा इंडिया में? आप मुझे सर आप ये बताओ कि इंडिया में क्यों होगा भाई? हमारे हिंदुस्तान में कौन से हमारे मिनिस्टर करप्शन करके जेलों के अंदर बैठे हुए हैं सर? हमने कौन से देश के अंदर वीजा घोटाले करे हुए हैं? आज हमारा देश एक सुपर पावर देश बन रहा है सर। ये जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं, यही वो एजेंट है जो वेस्ट के लिए काम करते हैं इस देश में रहकर। मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा, शायद इस देश की जनता समझ जाएगी। भाई आप ये सोचो कि हजारों लोग रोड के ऊपर धरना करते हैं, स्लम के लोग आकर, और वो एक एक महीने तक धरना करते हैं, उनका घर का खर्चा कैसे चलता है भाई? कभी आपने सोचा है अगर लक्की बिस्ट भी 4 दिन काम नहीं करेगा तो मुझे भी मेरे घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाएगा यार। तो वो लोग एक एक महीने तक रोडों के ऊपर बैठे रहते हैं सरकार के खिलाफ। उनके घर में पैसा कौन देता है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? वही पैसा देने वाला वेस्ट है जो इन लोगों तक पैसा पहुंचाता है। अगर जो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में भी ऐसा होगा, तो हमारे देश में रह जरूर रहे, लेकिन वो आवाज जो है वो वेस्ट की आवाज है सर। तो लकी भाई, अगर इनको, ये जो लोग हैं जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, अगर इनको पैसे ऑफर होते हैं तो आपको कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया कि लकी बिस्ट इतना मेहनत क्यों कर रहे हो तुम, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ये लो क्रिप्टो चाहिए क्रिप्टो देंगे, डॉलर चाहिए डॉलर ले लो? सर मेरी मेल चेक करिए, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मेरी मेल भर जाएगी सर। आज तक आप मेरा इंस्टा, मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट उठाकर देख लो और कोई बोल दे कि लक्की बिस्ट ने कभी किसी के फेवर में बात करी या कोई मैंने ऐड किया है। आज क्या मुझे एड्स के ऑफर नहीं आते होंगे सर? बड़ी बड़ी इन्हीं कंपनियों के, और जो इनके जो मालिक है उनकी कंपनी की तरफ से इनडायरेक्ट तरीके से, वो सामने तो डायरेक्ट नहीं कहेंगे लक्की बिस्ट हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कहते होंगे कि हमारी कंपनी का प्रमोशन करो ताकि धीरे धीरे मैं उनके टच में आऊं, उनसे मिलूं। आज तक मैंने कभी किसी का प्रमोशन नहीं किया सर। यहां तो जिनके दो जो 10-10 हजार फॉलोवर लेके बैठे हैं वो भी आज लाखों रुपए कमा रहे हैं सर। आप मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं सर, मेरा घर चेक कर सकते हैं आज तक। नहीं लक्की भाई, चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इतने बेबाकी से बोलते हैं तो उसमें कोई चेक, मैंने तो आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि आपको पता है कि ये जो लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको पता है ये कौन लोग हैं जो बकवास करते हैं कि इंडिया में हो जाएगा। मैं ध्यान नहीं देता हूं, आपका बोलना जरूरी था ताकि लोगों तक बात जाए। अब मुझे ये बताइए कि 8 महीने पहले तो आपने बोल दिया था कि नेपाल में होगा, अब अगले 3, 4, 5 महीने का भी कुछ बता दो, अब कहां क्या होगा? सर अभी नहीं, अभी तो थोड़ा सर ऐसे देखो, कोई मैं क्या बोलते हैं वो अपने, मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं, कोई बाबा तो हूं नहीं सर कि एकदम से। मैंने सिर्फ यही बोला, मैं सिर्फ ग्राउंड वर्क पर बात करता हूं सर। मैं तब तक कोई भी शब्द नहीं बोलता जब तक मुझे पूरा यकीन ना हो जाए। अगर मैंने कोई भी शब्द बोला है तो मैं 1000% सोचता हूं उस पर, क्योंकि सर आपका कहा हुआ शब्द हो सकता है किसी को नुकसान भी पहुंचा दे। अगर मैं कोई बोल रहा हूं तो मेरा 100% रिसर्च होगा सर उस पर। मैं वेरीफाई करूंगा कि कोई भी अगर मेरा सोर्स, कोई भी अगर मेरा एजेंट मुझे बात कर रहा है, वो क्यों बोल रहा है, कहीं जानबूझ के लक्की बिस्ट को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कि इस शब्द का क्या असर होगा। तो मैं ज्योतिष नहीं हूं सर, अगर कुछ भी होगा तो जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूं हिंदुस्तान की जनता से सर, कि हमारी जो यूथ है वो इस दुनिया की सबसे पावरफुल यूथ और बढ़ती हुई यूथ है सर। आज हम इस देश के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में आने की सोच रहे हैं, मतलब बन रहे हैं हम धीरे धीरे। तो मेरी उनसे एक ही अपील है कि प्रोपेगेंडाओं में बिल्कुल नहीं आए सर, बिल्कुल भी नहीं। मतलब उनको लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल प्रोपेगेंडा नहीं सुने। और ये आम लोग नहीं है लक्की भाई, ये जो लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं या जिनके बारे में मैंने कहा, ये लोग ऑपोजिशन के लोग हैं, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, ऑपोजिशन के नेता हैं जो ये इस प्रोपेगेंडा में है कि अब अगला इंडिया है। आपको मैं आज एक चीज बोलता हूं सर, आपको मैं नाम नहीं बोलूंगा, मैं मेल पता है लोगों का क्या रखा है सर। लोगों का मेल आया कि एक बार हमारी सरकार को आने दो, पिछले बार तुम 4 साल जेल के अंदर थे, इस बार 40 साल जेल के अंदर रहोगे। अब आप सोच लो सर, आप समझ सकते हैं सर? बिल्कुल, मतलब लोग कहते हैं कि पिछले बार 4 साल में बाहर आ गए थे, इस बार 40 साल में बाहर आओगे, एक बार हमारी गवर्नमेंट आने दो। तो आपको क्या लगता है उनकी गवर्नमेंट आएगी नहीं या आपको जेल नहीं होगी? यूएस की गवर्नमेंट है या चाइना की गवर्नमेंट? नहीं तो आपको लगता क्या है कि उनकी सरकार ही नहीं आएगी क्योंकि वो बोल रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, तो हमारी सरकार कैसे आएगी? सर ये तो मैं आपको बोल रहा हूं सर कि मेरे जीते जीते उनकी सरकार नहीं आएगी सर, बस। ये अब आपको बोलेंगे कि संघी आदमी है ये कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं है, ये मोदी भक्त है, और ये जो बोलते हैं वो नहीं सर मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं।
मेरी बात सुनिए, मैं बात देश की करता हूं सर। एक बार मेरे से क्वेश्चन भी पूछा गया लोगों से, सर मैं क्यों मोदी भक्त हूंगा सर? मुझे एक चीज बताओ, मुझे मोदी साहब थोड़ी ना तनख्वाह दे रहे हैं सर। मैं बात देश की कर रहा हूं कि मोदी साहब मुझे हर महीने तनख्वाह दे रहे हैं सर। अरे एक लीडर है यार। अच्छा, आप अगर किसी लीडर को अच्छा बोलते हैं तो आप देश के हित में हैं। अगर मैं किसी लीडर के लिए बात कर रहा हूं कि यार एक लीडर सही काम कर रहा है, तो मैं मोदी भक्त हो गया सर। अरे मोदी भक्त ने सर, मुझे कौन सी मोदी भक्त ने जेट प्लस की सिक्योरिटी दे रखी है? मुझे कौन सी चीजें दे रखी है? अकेला घूमता हूं सर। नहीं, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जाते जाते मैं आपसे एक चीज पूछ लेता हूं। कल सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखी और कहा कि देखिए राहुल गांधी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, वो जेड प्लस एएसएल है उनके पास, लेकिन वो हमें बिना बताए निकल जाते हैं विदेश। बिल्कुल, ये भी एक गेम प्लान होता है सर। बात सुनिए, ये गेम प्लान क्या होता है, क्योंकि मैं भी आपको बताऊं, मैं एनएसजी का कभी हिस्सा रह चुका हूं। मैंने भी जेट प्लस सिक्योरिटी कवर में काम किया है। क्या होता है, बड़े बड़े लीडर में डायरेक्ट राहुल गांधी जी के ऊपर नाम नहीं लूंगा, कहीं वो कल ही बोलते हैं यार कि लक्की विश ने ऐसा बोला। सर मैं आपको बताता हूं, आपकी सिक्योरिटी को जानबूझ के छोड़ देना, पता है क्यों सर? पहले उन्हें सब कुछ पता होता है हमें कुछ नहीं होना, और जानबूझ के अपने ऊपर कुछ करवा देंगे और ब्लेम लगाएंगे इस देश के ऊपर कि ये देश मुझे मरवाना चाहती है। मेरी बात समझ रहे हैं सर? पब्लिक की सहानुभूति कैसे लेंगे सर? जानबूझ के अपनी सिक्योरिटी कवर को छोड़कर जाएंगे और एक छोटा सा इंसिडेंट ही खुद पर करा देंगे और पूरे देश पर बोलेंगे कि ये सरकार तो मुझे मरवाना चाहती है। बस नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है समझ भाई, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। इस पे देखिए, अब ये जो आपने कह दिया है, अब ये इसके क्लिप बनेंगे और वो सब जगह जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि ये जान के किया जाता है कि सिक्योरिटी को मत बताओ ताकि कुछ हो जाए या खुद कुछ करवा लो और सरकार को ब्लेम। अरे कैसी सर, मैं आपको कितने उदाहरण दूं इस देश के अंदर जहां बड़े पॉलिटिकल लीडर अपने ऊपर अटैक करवा लेते हैं सर, क्योंकि जनता की सहानुभूति चाहिए ना सर। अच्छा, आपको पता है यार, आपको भारत सरकार ने जेट प्लस कवर दिया है, आरएनडब्ल्यू आईबी की इनपुट है कि आपको थ्रेट है, फिर भी आप सिक्योरिटी छोड़ रहे हो। लेकिन आप सिक्योरिटी कहां छोड़ते हो? जहां बिल्कुल सेफ हो, वहीं पर आप सिक्योरिटी को छोड़ते हो। आप एक्चुअल में वहां सिक्योरिटी को नहीं छोड़ते जहां आपको थ्रेट है। आपको पता है कि यहां मुझे बिल्कुल थ्रेट नहीं है, क्योंकि आपके खुद के भी लोग बाहर हैं जो आपको पूरे इनपुट देते हैं सर। जब मेरे जैसे आदमी के लोग बाहर हैं और जो मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इनके लोग नहीं होंगे सर? नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी हैं ताकि इनके ऊपर हल्का सा थ्रेट आए? नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी सिक्योरिटी को नहीं बताते हैं और विदेश जाते हैं क्योंकि वहां उनके लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बाहर उनको कोई खतरा नहीं है? सर क्यों सर? एक चीज, अगर मैं बाहर जाऊंगा, मेरे लोग होंगे तभी तो मैं बाहर जा रहा हूं सर। आज अगर मैं भी सपोज करो मुंबई से किसी दूसरे स्टेट में जा रहा हूं बार बार, तो मेरा कोई ना कोई तो आदमी होगा जो मैं वहां जा रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि सर मैं हमेशा पिकनिक बनाने जा रहा हूं या होटलों में रहने जा रहा हूं। कोई ना कोई तो होंगे राहुल गांधी जी के, जिन्होंने राहुल गांधी जी को बुलाया होगा, इन्वाइट किया होगा, चर्चाएं कर रहे होंगे सर। तो इसका मतलब राहुल गांधी जी को भरोसा है ना उन लोगों के ऊपर सर। उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी होगी यार, आपकी सिक्योरिटी सेफ है। तो इसमें आपके लोगों ने कुछ कहा है इसके बारे में? आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? इसके बारे में आपके लोगों ने कुछ कहा है? नहीं सर, देखो राहुल गांधी जी के बारे में। नहीं सर, मैं पॉलिटिकल चीजों पर नहीं सर, ये तो मेरा, देखो राहुल गांधी जी के बारे में किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के बारे में बात ही नहीं करता हूं। ये तो सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे हैं, हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। और मैं ये क्योंकि सिक्योरिटी है और आप एक एक्सपर्ट की तरह हैं, इसीलिए। नहीं बात सिक्योरिटी की, सर सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूं सर। क्यों आदमी सिक्योरिटी छोड़ता है? कहां सिक्योरिटी छोड़ता है? इतना तो सर, अगर हम लोग भी, मैंने आपको बोला कि मैं खुद जेट प्लस का हिस्सा रहा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि एक लीडर कब अपनी सिक्योरिटी को छोड़ता है सर। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने, आपको क्या लग रहा है कि अगर आपको जो जेट प्लस की सिक्योरिटी नजर आ रही है, ये इसका एक रिंग है, रिंग्स बहुत होते हैं सर। उस रिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे तो शायद दिन ही कम पड़ जाएगा सर। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि बड़े बड़े पॉलिटिकल आदमियों का मोटो होता है कि मुझे हल्का सा कुछ हो ताकि इस पूरी देश की आवाम उसके पक्ष में आ जाए और उसको एक सबसे आसान तरीका मिल जाए। प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाना कि ये तो मुझे मरवाना चाहते हैं, बस।